हेलो स्टूडेंट्स, इस नए वीडियो लेक्चर में हम एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका इंट्रोडक्शन मैं आपको इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इस चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इंग्लिश में वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में कार्य से संबंधित जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हमारा प्राइम फोकस रहेगा एग्जाम्स को कंप्लीट करना, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कंप्लीट करना। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमडीएस हो गया, एसएससी की सारी एग्जाम्स हो गई। इसमें थ्योरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्य की परिभाषाओं से शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। तो सबसे पहली परिभाषा में कुल मिलाकर के 4 परिभाषाएं आपको बताने वाला हूं। पहली परिभाषा होगी किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा इसके विस्थापन के बीच संबंध को कार्य कहते हैं। या ये पहली परिभाषा हो गई। पहले सभी परिभाषाओं को मैं लिख देता हूं। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी वो हम समझ लेते हैं। दूसरी परिभाषा है किसी निश्चित विस्थापन के दौरान वस्तु पर लगने वाले बल को कार्य कहते हैं। यानी कि बल को कार्य कहते हैं कब? जब विस्थापन हो रहा है। ये भी एक नया स्वरूप है। तीसरा परिभाषा जो होगा वह होगा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को कार्य कहते हैं। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को कार्य कहते हैं। अंतिम परिभाषा चौथी, जो जिससे आप फैमिलियर हैं, जो आपने सभी जगह पढ़ी हुई है, कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं। अब देखिए, एग्जाम में हमें अलग अलग शब्दों में परिभाषाएं आती है। हम सिर्फ एक परिभाषा पढ़ लेते हैं छोटी मोटी कहीं जगह से और फिर एग्जाम में चले जाते हैं। जब नए शब्दों में आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसीलिए मैंने 4 नए स्वरूपों में लिखवाया है। प्रश्न इन शब्दों पर ही बनेगा, तो आप आसानी से कार्य की परिभाषा पे प्रश्न दे पाएंगे, ऑब्जेक्टिव लगा पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा कि किसी वस्तु के पर लगने वाले बल और विस्थापन का संबंध क्या होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा कार्य। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसी निश्चित विस्थापन के दौरान लगने वाले बल को क्या कहेंगे? बल को क्या कहेंगे ये प्रश्न आ चुका है। तो मैं पहली बात बता दूं आपको, मैं कंप्लीट कर रहा हूं एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी बुक हम कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ा रहा हूं। यहां पर ध्यान से समझना है कि विस्थापन के दौरान बल को क्या कहते हैं? बल को कार्य कहते हैं। ये एक नया स्वरूप आ गया। तीसरा परिभाषा, वस्तु की गतिज ऊर्जा
में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कार्य कहते हैं। 3 प्रकार से आ गया। चौथा जो है इसको हम आगे तक लेकर के जाएंगे कि किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य होता है उस वस्तु पर लगने वाले बल इंपॉर्टेंट है, तथा बल की दिशा में, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो मैंने आपको 4 प्रकार से ये कार्य की परिभाषा समझा दी। अब इसके बाद में क्या करेंगे? अब इसके बाद में मैं आपको कार्य के स्वरूप बताता हूं। तो देखिए कार्य के स्वरूप क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। तो एक परिभाषा को यदि मैं छोड़ दूं जिसके ऊपर एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है तो मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, एक एग्जाम में आपने कहीं क्वेश्चन ऐसा देखा, मान के चले ये परिभाषा पढ़ के गए, आपने क्वेश्चन देखा कि एक व्यक्ति के सर के ऊपर 10 न्यूटन का भार लग रहा है, क्योंकि भार बल होता है, तो आपको ये बल का मात्रा मिल गया और फिर ये कहा गया कि वह भार 10 न्यूटन का लग रहा है और वह व्यक्ति 100 मीटर की दूरी तय करता है, यानी कि विस्थापन यहां पर हो गया 100 मीटर। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए कार्य कितना होगा, तो यहाँ पर अलग अलग संख्याएं दी रहेगी ऑब्जेक्टिव में। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो आप सीधे यही करेंगे, क्योंकि आपको इक्वेशन आपने पढ़ ली होगी, W = F × D, फोर्स यानी कि यहाँ पर 10 न्यूटन है और विस्थापन यहाँ पर आप 1000 के साथ गुणा करेंगे और यहाँ पर सीधे 100 के साथ गुणा करेंगे और 1000 जो है लेकर के आ जाएंगे न्यूटन मीटर। आप बोलेंगे ये कार्य हो गया 1000, लेकिन ये आंसर हो गया गलत। क्यों? क्योंकि परिभाषा जानना महत्वपूर्ण नहीं है, परिभाषा के साथ उसका उपयोग जानना जरूरी है कि वो परिभाषा जब लग रही है तो किन कंडीशंस पे लग रही है। अब मैं वही सारी कंडीशंस आपको बताऊंगा जिनके आधार पे हम कार्य के प्रकार को समझ पाएंगे, यानी स्वरूप को समझ पाएंगे। कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और कब शून्य होता है इसे समझना जरूरी है और इसका सही आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, यदि मैं कार्य के स्वरूप के बारे में बात करूं तो यहाँ पर कार्य का स्वरूप क्या क्या आ जाएगा? 3 तरीके से हमें पढ़ना है। कार्य हो सकता है धनात्मक, ये मैं आपको स्वरूप पढ़ा रहा हूं, स्वरूप का मतलब आप इसे प्रकार भी कह सकते हैं। तो पहला कार्य हो सकता है धनात्मक, दूसरा कार्य हो सकता है ऋणात्मक और तीसरा कार्य हो सकता है शून्य। अब कैसे होगा ये मैं आपको समझा देता हूं। तो यहां पर ध्यान से समझने वाली बात यह है, धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, शून्य कब होगा। 2 प्रकार से हम क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे, एक कॉमन सेंस के क्वेश्चन और एक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन क्या होंगे। तो पहले कॉमन सेंस के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो देखिए, कार्य कभी भी धनात्मक तब होता है जब, इस बात को समझिएगा कि जब वस्तु द्वारा कार्य किया जाएगा, ये बात को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। जब कोई भी वस्तु कार्य करेगी तो वह धनात्मक होगा। दूसरी बात, ऋणात्मक कब होगा? जब वस्तु पर कार्य होगा। ये मैं अभी आपको समझा भी दूंगा कि मैं इस तरीके से क्यों बता रहा हूं। कॉमन सेंस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो इससे बड़े आसानी से हो जाएंगे। और शून्य कब होगा? जब विस्थापन तथा विस्थापन या बल शून्य होगा। तो यहां पर मैंने आपको 3 कंडीशन बता दी, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य की। अब इनके ऊपर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या आएंगे वो देख लेते हैं। पहली बात, धनात्मक कब होगा? तो एक प्रश्न आता है, किसी वाहन के इंजन द्वारा किया गया कार्य होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी वाहन के इंजन द्वारा किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा धनात्मक। क्यों? लॉजिक समझा रहा हूं। वाहन के इंजन के द्वारा कार्य दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? देखिए, वाहन के इंजन के अंदर पेट्रोल डलता है, पेट्रोल जलता है, जिसकी वजह से हमारा जो
वाहन का पहिया है वो घूमता है। इसका मतलब उस मशीन ने, उस इंजन ने हमें कार्य दिया। तो इसीलिए जो भी कार्य हमें मिलता है, प्राप्त होता है, उसे हम धनात्मक कहेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऋणात्मक कब होगा, कंपैरिजन से और अच्छे से समझ में आएगा। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा कि किसी इलेक्ट्रिक कंप्रेसर द्वारा किया गया कार्य होगा। तो यहां पर क्या आंसर आएगा, इलेक्ट्रिक कंप्रेसर यदि काम कर रहा है तो वह कार्य कैसा होगा, वह कार्य ऋणात्मक होगा। ये सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव पर आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं, थ्योरी पर बेस्ड। वाहन के इंजन ने काम किया तो वो धनात्मक होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक कंप्रेसर ने काम किया तो वो ऋणात्मक होगा। इन दोनों का मतलब आप समझ लीजिए। देखिए, वाहन का इंजन जो काम करता है उसमें कोई ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। उसमें आप पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल जलता है, सीधे आपको कार्य मिल गया। इसे कहते हैं कार्य का प्राप्त होना। तो यहाँ पर जब कोई वस्तु द्वारा कार्य किया जाएगा तो वह धनात्मक हो गया। यहाँ इंजन ने सीधे काम कर दिया। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंप्रेसर के लिए क्या करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक कंप्रेसर चलेगा कब, जब उसके साथ में आप एक मोटर को अरेंज करोगे। यानी ये मोटर इसको चला रही है, मतलब इस कंप्रेसर पे काम हो रहा है। अभी मैंने बताया वस्तु पर कार्य होगा, कंप्रेसर पे कार्य होगा तो वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से मैं आपको कॉमन सेंस की चीज बता देता हूं। जब भी आप थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन बदल सकते हैं, वाहन इंजन की जगह कुछ और आ सकता है, तो यहाँ पर जब भी हम कहेंगे कि ऐसी कोई चीज जो स्वतः हमें कार्य करके दे रही है वो धनात्मक होगी, और जब किसी वस्तु पे पहले कार्य हो रहा है और फिर वो हमें कुछ दे रही है तो वह कार्य ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ऋणात्मक कार्य के बारे में बता दिया। अब कार्य शून्य कब होगा, कॉमन सेंस के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आएगा कि एक व्यक्ति, जो अभी मैंने आपको उदाहरण थोड़ी देर पहले करके बताया, 10 न्यूटन और 100 मीटर की दूरी वाला। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से समझना है, इसीलिए मैंने परिभाषा को मिटाया नहीं है, यहाँ समझा देता हूं। फिर से वही वाली बात, 10 न्यूटन का भार लग रहा है उस व्यक्ति के ऊपर, वह व्यक्ति 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है। हमारे पास विस्थापन भी है और बल भी है, फिर भी कार्य शून्य क्यों होगा, थोड़ी देर पहले मैंने क्यों बताया था, ध्यान से समझना है। इस लाइन का महत्व है परिभाषा में। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाले बल है, बल की दिशा में विस्थापन। यानी कि ध्यान से समझना है, यदि हमने कहा कि यह कोई वस्तु है और कोई एक व्यक्ति जो है इस वस्तु को धक्का मार रहा है, तब यह व्यक्ति यदि इस वस्तु को धक्का मार रहा है तो बल इस दिशा में लग रहा है। अब बल जब इस दिशा में लग रहा है तो बल की दिशा में ही विस्थापन होना चाहिए। यानी यह जो वस्तु है ये थोड़ी देर बाद खिसक करके इस जगह पर आ जानी चाहिए। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन भी उसी दिशा में हुआ और बल भी उसी दिशा में जब लगेगा तो ऐसे कार्य को हम कोई कार्य कहेंगे, यानी कि भौतिक स्वरूप में यह कार्य हुआ है। लेकिन यदि हम कहें इस एग्जांपल में, तो एक व्यक्ति के सर पे यदि बल लग रहा है, भार लग रहा है 10 न्यूटन का, और वह व्यक्ति यदि आगे की तरफ गति कर रहा है तो बल तो नीचे की दिशा में लग रहा है और विस्थापन किसी और दिशा में हो रहा है। तो इस स्थिति में हम ये कहेंगे कि दोनों की दिशा एक समान नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि बल शून्य है, इसीलिए कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। बल और विस्थापन की दिशा विभिन्न है, अलग अलग है, ये बात आपको समझना है। तो कार्य शून्य हो गया। दूसरा एक एग्जांपल इसी के आधार पे मैं आपको समझा देता हूं। ये तो पहला उदाहरण समझा दिया। दूसरा उदाहरण, मान के चलिए एक इंक्लाइन सरफेस है और इस इंक्लाइन सरफेस के ऊपर एक बॉल जो है वो लुढ़क रही है, नीचे की तरफ आ रही है। यह सतह फ्रिक्शन लेस है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्षैतिज सतह जिसके ऊपर घर्षण नहीं है उस पर लुढ़कती हुई गेंद कार्य क्या करेगी, कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है, कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि बल तो लग रहा है इस दिशा में, यानी m/g, बॉल का यानी कि वेट नीचे की तरफ जाएगा, और जो बॉल जो है वो गति किस दिशा में कर रही है, इस दिशा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही एक दिशा में नहीं है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
बल और दोनों ही बल और विस्थापन की दिशा एक जैसी ही होनी चाहिए। ये शुरुआती कॉमन सेंस के क्वेश्चन बता रहा हूं, जब इक्वेशन के क्वेश्चन बताऊंगा तो अलग प्रकार से मैं आपको बता पाऊंगा। तो ध्यान से समझ गए आप। यहाँ पर मैंने आपको दो उदाहरण बता दिए जो सीधे सीधे एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। ये क्षैतिज पटल वाला उदाहरण भी, इस पे कार्य शून्य बताना है, ध्यान से समझना है। इक्वेशन का क्वेश्चन मैं अभी इसके बाद में करवाने वाला हूं। तो यहाँ पर कॉमन सेंस के बेसिस पे मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य कब होगा। तो यहाँ पर ये पहले प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। दूसरे प्रकार के प्रश्न हम देखते हैं। अब देखिए दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होंगे उसमें भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होगा, लेकिन अब मैं इक्वेशन पे बेस्ड बात कर रहा हूं। मान के चलिए कि यह एक वस्तु है और इस वस्तु के ऊपर हमने इस दिशा में बल लगाया F। इस वस्तु में F बल लगाने पर हमें कोई विस्थापन मिला और यह वस्तु यहां से यहां पर चली गई, यानी कि इस जगह से इस जगह तक आ गई। इसे हम D यानी विस्थापन कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। तब जब आपने यहाँ पर जो बल लगाया था, वस्तु यहां से यहां आ गई, हम कहेंगे कि W इक्वल्स टू किया गया जो कार्य होता है वह परिभाषा के अनुसार कार्य जो होता है बल यानी F गुणा में बल की दिशा में विस्थापन यानी कि T के बराबर होता है। तो ये तो कॉमन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में अब इक्वेशन को थोड़ा सा और मोल्ड कर देते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा सर मैं फोर्स ऐसे नहीं लगाना चाहता, मैं एक उदाहरण लेता हूं। एक बच्चा जो है वो खिलौना गाड़ी को खींच रहा है, तब वह सीधा नहीं खींच रहा है, कुछ इस दिशा में खींच रहा है। तो ये यहां पर वो उस रस्सी से खींच रहा है, तो बल तो इस दिशा में लगेगा, यानी कि इस बल को हम F डैश कह देते हैं। तो यहां पर ये बल जो है वो क्षैतिज लाइन से एक थीटा एंगल पे लग रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे कि हमें ये बल नहीं चाहिए, हमें तो ये बल चाहिए। अब थोड़ा सा यहां पर हम गणित करते हैं। इस बल को जो कि क्षैतिज है यानी इंक्लाइन है, उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने का मतलब होता है इस बल को इस जगह तक लेके आना। यहाँ पर एंगल थीटा है, एक छोटा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। यहाँ पर W इक्वल्स टू, ये F नहीं चाहिए हमको, ये नहीं चाहिए, हमें ये F डैश चाहिए जो कि यहाँ पर होना चाहिए। तो इसे मैं रिजॉल्व करता हूं इस जगह पर, तो ये हो जाएगा F cos थीटा इंटू D। ये कहां से आया, cos थीटा कहां से आया, इस बात को समझना है। देखिए जब भी किसी इंक्लाइंड लाइन को हम हॉरिजॉन्टल यानी कि इस प्रकार से सीधी रेखा में रिजॉल्व करते हैं, तो ये एंगल जो होता है इस लाइन के साथ में cos थीटा का संबंध बनाता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये मैथमेटिकल टर्म है, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता। इसके कॉमन सेंस के बेसिस पे समझा रहा हूं कि F की जगह पर हमने यहाँ पर ये F डैश को, इस F डैश को cos थीटा के साथ में रख दिया। तो इस F की जगह हमने रख दिया F डैश cos थीटा। ये एक नया इक्वेशन आ गया F इंटू D। इसको थोड़ा सा सही करके लिख देता हूं, मल्टीप्लाइड में हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए ये एक नई इक्वेशन आ गई मैथमेटिकल टर्म्स में, यानी कि यहाँ पर बल और विस्थापन तो है ही, लेकिन उसके साथ में एक थीटा और आ गया। यानी कि इस थीटा के साथ में तीन विशेष परिस्थितियां बनेंगी जिस पर क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। पहली कंडीशन क्या बनेगी, पहली धनात्मक कार्य कब होगा, पहली धनात्मक कार्य कब होगा। दूसरी यहां पर मैं लिख देता हूं ऋणात्मक कार्य कब होगा, और तीसरी शून्य कार्य कब होगा। तो तीन कंडीशन पे हमें बात करनी है, धनात्मक कार्य कब होगा, ऋणात्मक कार्य कब होगा और शून्य कार्य कब होगा। पहले मैं कॉमन सेंस पे बता चुका हूं, अब इक्वेशन बेसिस पे बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर तीन विशेष परिस्थितियां हैं थीटा की। एक, जब ये F यहां पर होगा, यानी कि थीटा का मान होगा, थीटा बराबर होगा 0 डिग्री। एक F जब ऊपर की तरफ होगा, मैं आपको बना के बता देता हूं, जबकि वो ऊपर की तरफ होगा, ये यहां पर होगा। तो ये F डैश यदि ऐसा जा रहा है तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो यहां पर दूसरी कंडीशन हम बात करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पर मैं थोड़ा सा बदलाव कर दे रहा हूं,
शून्य, ताकि सही तरीके से हम समझ सकें। शून्य ये हो गया, यहां पर ये हो गया ऋणात्मक। अब देखिए यहां पर मैं कह रहा हूं थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि जब बल को यहां न लगा करके इस दिशा में लगाया जाए, यानी विपरीत दिशा में, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो कोण हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तीन विशेष एंगल ध्यान में रखिएगा, जिसके आधार पर आप आसानी से जो है क्वेश्चंस लगा पाएंगे। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये अंतर किसके किसके बीच में है? ये अंतर है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन और बल के बीच में। पहली स्थिति, जब इस दिशा को आप, इस फोर्स को आप यहां पर ले आओगे, जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में बल भी लग रहा है, यानी कि हम कहेंगे थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 डिग्री। इस कंडीशन में यहां पर मैं कहूंगा W इक्वल्स टू F इंटू डी। कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यहां पर 1 से गुणा कर दूंगा, तो ये तो कॉमन इक्वेशन आ गई, F इज इक्वल्स टू F इंटू डी, W इक्वल्स टू F इंटू डी, यानी कि बल इंटू विस्थापन, बल गुणा विस्थापन हो जाता है कार्य। अब इस स्थिति में जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूं। दूसरी जो स्थिति आ जाती है शून्य पर, तो देखिए ऋणात्मक और धनात्मक के एक साथ में मैं उदाहरण बता दूंगा, पहले शून्य का बता देता हूं। शून्य की स्थिति कब बनेगी, एंगल याद रखना 90 डिग्री पर शून्य की स्थिति बनेगी, यानी कार्य शून्य कब होगा, 90 डिग्री पर। किस चीज के 90 डिग्री पर, ध्यान से समझना है। यहाँ पर W इक्वल्स टू F इंटू टी, कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री क्या होता है, शून्य होता है, इसीलिए W इक्वल्स टू F इंटू डी मल्टीप्लाइड में शून्य, W इज इक्वल्स टू 0। कार्य क्या हो गया, शून्य। पहला प्रश्न क्या बनेगा, पहला प्रश्न ये बनेगा कि जब विस्थापन और बल एक दूसरे से लंबवत होते हैं, लंबवत का मतलब हो जाता है एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, तब कार्य कितना होता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कार्य शून्य होता है, अभी मैंने आपको बता दिया इस इक्वेशन के द्वारा। फिर से बता देता हूं, कार्य और बल और विस्थापन जब एक दूसरे के लंबवत होते हैं कार्य शून्य होता है। ऐसी स्थिति कब कब बनेगी वो मैं आपको बता देता हूं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेगा वो है पृथ्वी द्वारा, इस पर जो प्रश्न बनता है, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर किया गया कार्य, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर किया गया कार्य कितना होगा। ऑप्शन आते हैं धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तो यहां पर आंसर आ जाएगा शून्य होता है। शून्य होता क्यों है ये समझने वाली बात है, ध्यान से समझना है। यहां पर एक चित्र बना के बता देता हूं, ये रही पृथ्वी और ये रहा चंद्रमा। पृथ्वी चंद्रमा को अपने गुरुत्वीय बल के द्वारा खींच रही है। जिस प्रकार से चंद्रमा चारों तरफ जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, अब ये खिंचाव तो हो रहा है, यानी कि ये हो गया बल, ये हो गई बल की दिशा। लेकिन विस्थापन कहाँ दिख रहा है, विस्थापन तो इस गोलाई क्षेत्र में हो रहा है, और इस गोलाई क्षेत्र में मतलब इस दिशा में। हर एक बार जो चंद्रमा है वो बाहर की तरफ निकलना चाहता है, वो बंधन में है गुरुत्वाकर्षण के, इसलिए इस घेरे में घूमता रहता है। तो यहाँ पर बल इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर है, मतलब कार्य क्या हो गया, शून्य हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए हमसे क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि हम स्ट्रेटेजिकली नहीं पढ़ पाते। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसी पर आधारित मैं बता देता हूं कि घड़ी के पेंडुलम द्वारा किया गया कार्य, घड़ी के पेंडुलम द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, फिर से उदाहरण के तौर पर बता देता हूं। देखिए घड़ी का जो पेंडुलम होता है वह कुछ इस प्रकार से घूमता रहता है, यहां से यहां पर आएगा, यहां से यहां पर आएगा, मतलब विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में। इस स्थिति की यदि हम बात करें तो विस्थापन इस दिशा में और इस दिशा में हो रहा है, लेकिन बल किधर लग रहा है, नीचे। ये बल लग रहा है, ये विस्थापन हो रहा है, ये एक दूसरे से कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पर। इसीलिए घड़ी के पेंडुलम द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब यदि इसी को मैं एक और उदाहरण में कह दूं, सिर्फ इतना हो जाएगा, किसी सरल लोलक
किसी सरल लोलक के द्वारा किया गया कार्य, शब्द बदल जाते हैं लेकिन बात एक ही रहेगी। सरल लोलक यानी यही चीज है कि यह घूमता रहता है, ये सरल लोलक इस प्रकार से पेंडुलम। तो घड़ी के पेंडुलम या सरल लोलक द्वारा किया गया कार्य जो होता है वह शून्य होता है। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने 90 डिग्री पर आधारित कर लिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि धनात्मक हुआ तो ऋणात्मक हुआ, इसका उदाहरण भी बता देता हूं। पहले ऋणात्मक समझ लेते हैं। तो ऋणात्मक कैसे हो गया, ध्यान से समझना है। हम जानते हैं कि W इक्वल्स टू F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। थीटा का मान 180 रख दीजिए, तो यहां पर W इक्वल्स टू F इंटू डी इंटू कॉस 180 ये मान रख दिया। कॉस 180 डिग्री जो होता है वो -1 होता है, यानी F इंटू डी कॉस 180 हो जाएगा -1। इसका मतलब W इक्वल्स टू -F इंटू डी, और आप ये ऋणात्मक कह सकते हैं कि कार्य जो हो गया ये ऋणात्मक हो गया। कॉमन सेंस पे तो मैंने आपको कंप्रेसर का बता ही दिया था, यहां पर मैंने आपको बता दिया इक्वेशन के बेसिस पर। अब इस पर क्वेश्चन क्या बनेंगे ये समझ लेते हैं। तो यहां पर मैं इस चीज को मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ताकि इन दोनों को हम कंपेयर कर सकें। तो शून्य में समझा चुका हूं, इसे मैं मिटा रहा हूं। आप लोगों ने उतार लिया होगा, वरना उतार सकते हैं आप रोक करके वीडियो। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कार्य धनात्मक यानी F इंटू डी और कार्य ऋणात्मक यानी -F इंटू डी। अब इस पर क्वेश्चन क्या बनेंगे वो समझ लीजिए। मान के चलिए कि एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति किसी कुएं से एक बाल्टी में पानी निकाल रहा है। अब यदि ये व्यक्ति इस बाल्टी को खींच रहा है तो कोई ना कोई बल तो लगा ही रहा होगा। तो ये बल लग रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि वह ऊपर की तरफ बाल्टी को खींच रहा है, और ये बाल्टी ऊपर की तरफ आ रही है। पहले यहां पर थी, अब यहां पर आ जाएगी, तो ये डी डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यहां पर बल की दिशा कौन सी है, ऊपर की तरफ, और विस्थापन की दिशा भी कौन सी है, ऊपर की तरफ। यानी कि एंगल कितना बन जाएगा बल और विस्थापन में, 0 डिग्री, क्योंकि एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं। जैसे कि यहां पर विस्थापन भी इसी दिशा में, बल भी इसी दिशा में, एंगल बन गया 0 डिग्री। इसका मतलब यहां पर कार्य क्या होगा, धनात्मक। क्वेश्चन आता है किसी व्यक्ति द्वारा कुएं से बाल्टी खींचने पर किया गया कार्य होगा धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। तो आंसर आएगा धनात्मक। क्यों, क्योंकि जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में ऊपर विस्थापन हो रहा है। इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका दूसरा क्वेश्चन होगा बाल्टी पर हो रहा कार्य धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। अब बाल्टी से संबंधित कार्य को समझ लेना। बाल्टी के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसमें कुछ ना कुछ भार होगा। भार एक प्रकार का बल होता है। वह बल किस दिशा में लगेगा, नीचे की तरफ, गुरुत्वीय बल जिसको हम कह सकते हैं। ये गुरुत्वीय बल किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। इसको मैं ग्रेविटेशनल फोर्स कह देता हूं, नीचे की तरफ। लेकिन बाल्टी जा कहां रही है, ऊपर की तरफ। कंडीशन बन गई तीसरी। एंगल क्या हो गया दोनों के बीच, ये एंगल यहां से यहां, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ, दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री का। जब 180 डिग्री का एंगल हो गया तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। तो इस एक एग्जाम्पल से मैंने आपको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों समझा दिए। पहली बात, व्यक्ति जब बाल्टी को खींच रहा है तो वह धनात्मक कार्य कर रहा है। लेकिन यदि बाल्टी पर कार्य की बात करें तो बाल्टी पर कार्य जो हो रहा है या बाल्टी के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो ऋणात्मक हो रहा है। कॉमन सेंस की परिभाषा को समझिए। जब कार्य करता है कोई तो वो धनात्मक होता है। यहाँ पर व्यक्ति कार्य कर रहा है, धनात्मक होगा। कार्य जिस पर हो रहा है, वस्तु पर यदि कार्य होता है तो वो ऋणात्मक होता है। बाल्टी पर कार्य हो रहा है तो ऋणात्मक हो गया। कॉमन सेंस इक्वेशन, कॉमन सेंस और इक्वेशन दोनों को मैंने यहाँ मिला दिया। तो यहाँ पर इस उदाहरण से मैंने आपको समझा दिया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्यक्ति यदि बाल्टी को खींच रहा है तो धनात्मक कार्य होगा या ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। तो ये बता दिया मैंने। बाल्टी के ऊपर एक उदाहरण देकर के मैंने आपको समझा दिया ऋणात्मक कार्य और धनात्मक कार्य क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको कार्य के स्वरूप बता दिए, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अब हम बढ़ते हैं आगे और इसके मात्रकों के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो मात्रकों पर क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल चीजें की गई थी वो की गई थी जूल के द्वारा। तो जूल ने कार्य के ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनके आधार पर जूल ने एक बात कही, वो यह थी कि किसी, मैं आपको लिख के बता देता हूं जिससे आसानी होगी, किसी वस्तु पर यदि 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तथा उसमें 1 मीटर का विस्थापन हो तो इसे 1 जूल कार्य कहा जाएगा। यानी कि कार्य की मात्रकों के ऊपर ये इक्वेशन है। अब देखिए हुआ क्या, W = F × D। यहां पर हमने बल कितना लगाया, 1 न्यूटन, विस्थापन कितना हुआ, 1 मीटर, 1 को 1 से गुणा कर दिया, न्यूटन मीटर, यानी कि बल का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। पहला मात्रक तो मैंने आपको बता दिया, SI यूनिट में बल कार्य का मात्रक होता है 1 न्यूटन मीटर। अब ध्यान से समझना है, ये न्यूटन मीटर है, यहां पर तो बात न्यूटन की हो रही है और मीटर की हो रही है, तो फिर हम जूल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कोई चीज को परिभाषित करता है तो वो अपना नाम जरूर देता है। तो इसीलिए जूल ने ये कहा कि क्योंकि मैंने ये परिभाषा दी है, आप मेरे नाम को याद रखना, इसीलिए ध्यान से समझना कि 1 जूल बराबर में हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर, क्योंकि जूल ने परिभाषा दी थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप इस 1 न्यूटन मीटर को 1 जूल भी कह सकते हो, न्यूटन मीटर मत बोलो, जूल बोल दो, क्योंकि ये मैंने काम किया है, ऐसा जूल का कहना था, आप ऐसा सोच सकते हैं। तो 1 जूल बराबर हो गया 1 न्यूटन मीटर। पहली मात्रक मैंने आपको बता दी SI की, ये याद रखना है। दूसरी बात, अब हम इसे MKS में बदलते हैं। तो ये सिस्टम होते हैं अलग अलग। यहां पर ध्यान से समझना, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। अब इस न्यूटन को मैं बदल रहा हूं MKS में, तो यहां पर हो गया 1 न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, मल्टीप्लाइड बाय m। अब यहां पर इस m को m से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर SI का जो मात्रक हो गया, प्योर SI मात्रक बने तो 1 जूल या फिर 1 न्यूटन मीटर, दोनों एक ही चीज होती है। MKS की बात करें तो MKS में M यानी मास, द्रव्यमान किलोग्राम में लिखा जाता है, K यानी कि यहाँ पर हम MKS यूनिट में हम यदि यहाँ पर कहें तो मास किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर यानी यहाँ पर हो जाएगा दूरी, K फॉर किलोग्राम, द्रव्यमान किलोग्राम में रखा जाता है, और S सेकेंड यानी समय रखा जाता है। तो इस प्रकार से MKS यूनिट हो गई। MKS यूनिट यानी 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी मात्रक होगा कार्य का। अगली बात हम आ जाते हैं CGS में। CGS में क्या होगा ये हम समझ लेते हैं। CGS में हम सभी मात्रकों को अलग स्वरूप में रखेंगे, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। C सेंटीमीटर है तो यहाँ kg की जगह क्या, यहाँ पर G ग्राम है तो यहाँ पर kg की जगह पर क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। यहाँ पर S फॉर सेकेंड है, नीचे सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर C फॉर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर की जगह हम सेंटीमीटर रख देंगे और सेकेंड स्क्वायर वैसा का वैसा ही रख देंगे। तो यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर, ये हो गया एक नया मात्रक जिसको हम CGS मात्रक कहते हैं। अब ध्यान से समझना, इस एक मात्रक को हम एक नया स्वरूप देंगे। आप यहाँ पर सीखते हुए आए हैं, बहुत सी बार आपने ये जरूर पढ़ लिया होगा कि 1 जूल बराबर जो होता है वो 10⁷ अर्ग होता है। होता कैसे है ये देख लेते हैं, तो ये आपको कभी आप इसको भूल नहीं पाओगे, ये मैं आपको बता सकता हूं। तो देखिए, पहली बात तो मात्रक लिख लेना है आपने। SI मात्रक 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, MKS मात्रक kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। याद रखिए, बहुत सी बार इसी को kg MKS में बोल दिया जाता है, लेकिन ये SI मात्रक है। CGS की यदि हम बात करें तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर।
अब इनके बीच में हम एक प्रकार का परिवर्तन देख लेते हैं, एक यूनिट से दूसरी यूनिट को हमको कैसे बदलना है। तो देखिए अभी अभी हमने ये देखा कि एक जूल जो होता है वो एक न्यूटन मीटर होता है, ये हमने अभी देखा, एक जूल बराबर एक न्यूटन मीटर। अब इस न्यूटन मीटर को हमने एसआई से यदि एम के एस में बदलते हैं तो यहां पर हम कहेंगे 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये अभी मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इन्हीं के आधार पे क्वेश्चन बनेंगे। तीसरी बात, अब मैं इस मात्रक को बदल रहा हूं सीजीएस में। सीजीएस में बदलूंगा, लेकिन क्योंकि मैं बराबर के चिन्ह लगा रहा हूं, मतलब सभी को एक बराबर पैमाने पर लेकर आऊंगा, इसलिए ये तीनों तो आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन यहां पर मुझे जब इसे बदलना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर में, तो यहां पर ये एक के बराबर एक नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर मैं केजी को ग्राम में बदल रहा हूं। केजी को जब ग्राम में बदलता हूं तो 1000 के साथ गुणा करना पड़ेगा, तो केजी बदल गया ग्राम में। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है। एक मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यदि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर तो मीटर की घात 2 है, यानी 2 मीटर है, तो यहाँ पर हम कहेंगे 100 गुणा में 100। अब देखिए कितने शून्य हो गए, 3 2 5 और 2 7, बराबर हो गया 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर हमने क्या कहा, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर बराबर 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और इसी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को कहा जाता है 10 की घात 7 अर्ग। यानी कि एक अर्ग इसकी जगह पर मैंने ये रख दिया, तो यहाँ पर ये बात समझ लेना है कि एक अर्ग बराबर क्या होगा, एक अर्ग बराबर होगा 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने आपको बता दिया, इसी की जगह पर ये रख दिया। इसीलिए सीधा कन्वर्जन यहाँ जूल से अर्ग में पूछ लिया जाता है, और यही इंजीनियरिंग होता है, यही आपका जो है साइंस होता है कि आपको किसी भी एक मात्रक से दूसरे मात्रक में यहाँ पर बदलाव करके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि बताइए 1 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर कितने अर्ग होगा, तो यहाँ पर सीधी सी बात है वो भी 10 की घात 7 अर्ग होगा, क्योंकि जब ये दोनों बराबर होंगे और इन दोनों में ये संबंध हो सकता है कि 10 की घात 7, तो वही संबंध इन दोनों में भी होगा। तो यहाँ थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना है, आपको हर चीज में समझा नहीं सकता हूं। तो यहाँ पर एक चीज हम समझ लेते हैं कि 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग कैसे आया और अर्ग का मतलब क्या था। दूसरी बात, यदि मैं इसको पलट देता हूं तो 10 की घात ऋण 7, ये इधर पलट के ऋण 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा जूल बराबर में ये हो गया अर्ग। यानी कि एक अर्ग बराबर हो जाएगा 10 की घात ऋण 7 जूल। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे कन्वर्जन मैंने बता दिए हैं, आपको समझ में आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब अंत में मैं आपको इसका विमीय सूत्र बता देता हूं। विमीय सूत्र के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो भी हम समझ लेते हैं। इस एक चीज को छोड़कर के मैंने सब कुछ मिटा दिया, क्यों? क्योंकि इसी एक चीज की जरूरत पड़ेगी हमें विमीय सूत्र बनाने में। तो विमीय सूत्र होता क्या है? विमीय सूत्र जो होता है, मैं पिछले लेक्चरों में अच्छे से समझा चुका हूं। विमीय सूत्र का मतलब होता है MLT सूत्र, MLT फॉर्मूला, MLT यानी मास, लेंथ और टाइम। यहां पर जो भी केजी होगा उसे m से दर्शाएंगे, जो भी लंबाई होगी उसे l से दर्शाएंगे, जो भी समय होगा उसे t से दर्शाएंगे। इसीलिए हमें इस मात्रक की आवश्यकता पड़ती है विमीय सूत्र के लिए। ये मात्रक किसका मात्रक है? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये मात्रक है कार्य का, m के मात्रक। अब इससे हम बनाएंगे MLT। केजी यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी m, m के ऊपर कोई क्या, केजी के ऊपर कोई घात है नहीं है, इसलिए सीधे m लिख दिया। मीटर का स्क्वायर, मीटर होती है लंबाई का मात्रक, यहां पर लिखा l, l की यहाँ पर मीटर की घात कितनी है 2, l की घात लगा दो 2। यहां पर आ जाएगा सेकेंड का स्क्वायर, बटे में लिखो t, क्योंकि यहां पर t को हम समय से दर्शाएंगे
और यहाँ पर घात 2 है, इसीलिए यहाँ पर लगा दो घात 2। अब इसे थोड़ा सा सही तरीके से लिख देंगे, m l की घात 2 और t जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -2। कुछ बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, घात जब बटे से कोई चीज ऊपर जाती है तो घात ऋणात्मक हो जाती है। ml² t -2 यह विमीय सूत्र होता है कार्य का, याद रखना है, कार्य का विमीय सूत्र ml² t -2 होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया आज का लेक्चर, जो कि मैंने आपको बताया था कार्य पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, हम एक क्वेरी सेशन लेंगे जिसमें आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छे से मेहनत करिए, अपने सपनों को पूरा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।